नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। और हम आप लोग जितना बताने वाले हैं ना, तो आप याद रखिए कि हम आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। और जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है ना, इसे आप समझना ही समझिए। और आप समझते नहीं तो याद आपसे होगा ही नहीं। तो एग्जाम में जाकर आप अपने मन से लिखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने संग, अपने वीरू भैया के संग। ठीक है, चलिए। पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद, भाई राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? देखिए, राष्ट्र मतलब होता है अपना देश। ठीक है, वाद मतलब क्या होता है? एकता की भावना। ठीक है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। भैया आप ना हमें ना एक लाइन बताइए, ऐसा ना था कि हम लिखे तो नंबर मिल जाए 2 नंबर। देखो लिख दिए है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में एकता की भावना प्रकट करती है। उसे हम क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आप यह लिख लीजिएगा ना कि राष्ट्रवाद क्या है। तो लिख लीजिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में एकता की भावना प्रकट करती है। तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए, उसके बाद जो प्रश्न 2 है वह था मेजनी कौन था। ये भी एग्जाम में आप लोग का बन जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले जानते हैं मेजनी कौन था। तो मेजनी सब जानते हैं, मेजनी एक साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। कौन? मेजनी। ठीक ना। इनका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था, जर्मन के जिनेवा में ना। हाँ भैया, हमें याद है। इन्होंने कुछ समय बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, इन्होंने कार्बोनरी नामक संगठन की स्थापना की। उसके बाद यंग इटली तथा यंग यूरोप की स्थापना की। तो चलिए, क्या लिखा गया है, क्या लिखे हैं वीरू भैया? मेजनी कौन था? तो मेजनी एक साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। इनका जन्म 1805 ईस्वी में, कब? 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम कार्बोनरी था, इनका सदस्य बन गए। कौन? मेजनी। समझ गए। बाद में उसने यंग इटली तथा यंग यूरोप की स्थापना की। समझे आप लोग ना? नहीं भैया, आप हमें और अच्छे समझाइए। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं क्या है। प्रश्न तीन है, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद मतलब होता है, आपको एक अर्थ समझते हैं जैसे बिजनेसमैन, जैसे कोई व्यक्ति अपने आप से रुपया लगाता है किसी काम को लेकर, किसी काम में या किसी वस्तु खरीदने में अपने आप को रुपये लगाएगा, अपने आप को नहीं, अपना रुपया लगाएगा। और उससे जो बेनिफिट होगी उस वस्तु को बेचकर, चाहे उससे बड़े स्तरों पर देखकर जो मुनाफा कमाएगा वह उसका ही होगा। आप समझिए पूंजीवाद मतलब क्या होता है। जैसे आप एक बिजनेसमैन या किराना दुकान होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, उनका जो अपना काम हो, अपना बिजनेस हो। समझ गए? नहीं समझे भैया, आप हमें विस्तार समझाइए। आप लिखे क्या हैं, हम एग्जाम में लिखेंगे क्या? तो भैया हम आपके लिए खड़े हैं। चलिए, पूंजीवाद क्या है? सबसे पहले पूंजीवाद वह व्यवस्था है, क्या है? वह व्यवस्था है जिनमें उत्पादन के साधनों पर उत्पादन क्या होती है भैया? जो आपके पास चीज है, जो साधन है, इन पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। क्या होता है? स्वामित्व होता है। भाई स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अपना होता है। क्या होता है? अपना होता है। वो चाहे जितना उत्पादन कर सकते हैं। कौन? पूंजीपति लोग। समझ गए? वो चाहे जितना उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन इनमें सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, वही लिखे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का कोई दखल नहीं होता है। मान लीजिए हम एक समोसा का दुकान खोले हैं, उसमें जितना सामान है वो तो हमारा है ना जी, उस पर अधिकार किसका होगा? हमारा होगा ना। उसी के क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। समझ गए?
नहीं भैया, आप हमको लिखने दीजिए, आप साइड हटिए। बिल्कुल आप ही हीरो हो, हम साइड हट जा रहे हैं भाई। देखिए ठीक है, आप लिख लीजिए पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, वो चाहे जितना उत्पादन कर सकते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का कोई दखल नहीं होता है। उसके बाद क्या सवाल है भैया, खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है भैया, ये एग्जाम में प्रश्न आता है और हम लोग जानते भी हैं और पढ़े भी हैं। तो आप हमें ऐसे समझाइए ताकि हमको बेहतर जानकारी हो सके और एग्जाम में जाकर हम लिख सके। चलिए ना, हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हो। चलिए क्लास को देखते हैं। क्लास को क्या देखते हैं, सवाल को देखते हैं ना। चलिए, खूनी रविवार क्या है? तो रूस में, पहले आप देख लीजिए, रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह, जिनमें लोग बहुत सारे होते हैं ना, लोगों समूह किसे कहते हैं? जिनमें लोगों की जनसंख्या अधिक हो, समझ जानते हो ना, लोगों का भीड़, ठीक ना। लोगों का समूह रोटी 2 किनारे के साथ राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। कौन भैया? लोग का किनारे, रोटी 2 किनारे के साथ राजमहल की ओर बढ़ने लगा, ठीक ना, बढ़ रहे थे। तो सेना ने इन निहत्थों पर गोलियां चला दी। कहा कि गोलियां चला दी। हो सकता है कि उनको लगा होगा कि राजमहल लगा होगा कि यह हमारे पर आक्रमण करने आ रहे हैं, इसलिए आप इसे गोली चला दीजिए। तो सेना ने कहा कि गोली चला दी, समझ गए ना। सेना ने इन निहत्थों पर गोलियां चला दी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए, जिसमें बहुत से लोग मर भी गए। अब बताओ, अब हमारे ऊपर कोई गोली चला दे तो क्या हम जिंदा बचेंगे? तो नहीं भैया, आप जिंदा नहीं बचिएगा। तो क्या हो जाएगा? तो हम मृत्यु के समान हो जाएंगे। हमारे शरीर में कोई अंश नहीं बचेगा कि हम आगे बढ़े। तब से वह रविवार का दिन था जिस दिन लोग मारे गए थे। वो कौन सा दिन था? रविवार का। इसलिए इन्हें खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। समझ गए? तो चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 पर, और आप लोग इसी प्रकार से ध्यान से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और हमें भरोसा है कि आप अपने सपने को पूरा कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न 5। चलिए, तो हम लोग 4 प्रश्न कर चुके थे और जो प्रश्न 5 है ना, ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। विश्वास है कि आप लोग ध्यान पर देखिएगा। क्या है भाई, क्या है अक्टूबर क्रांति? क्या है अक्टूबर क्रांति? जब हम ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाए थे तो बहुत लंबा लिखवा दिए थे, लेकिन जब वो क्लास देखेंगे उनको लगेगा नहीं, आप भैया बहुत आसान से वीडियो में बताए हैं। क्या है अक्टूबर क्रांति, पहले आप समझिए। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को लेनिन के नेतृत्व में, नेतृत्व मतलब क्या होता है भैया, आप हमें ये बताइए। देखिए, नेतृत्व तो मतलब होता है किसी के अधीन, किसी के अंदर, समझ गए ना, के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने जो बुर्जुआ वर्ग की सत्ता थी उनको उखाड़ फेंका और सर्वहारा वर्ग की स्थापना की। भाई सर्वहारा वर्ग क्या है? देखिए, ये एक ऐसा वर्ग है जिनमें व्यक्ति सिर्फ अपने मजदूरी पर निर्भर करते हैं, मतलब अपने श्रम पर जो काम करते हैं उससे जो पेमेंट मिलता है उससे अपना जीविकापार्जन करते हैं। जीविकापार्जन मतलब भैया होता क्या है? भैया अपना जीवन चलाते हैं, समझ गए? हाँ भैया, क्या हो उखाड़ फेंका और सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना की, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। भैया आप हट जाइए, आप हमको लिखने दीजिए, हमें बिल्कुल हट जा रहे हैं। देखिए आप, अक्टूबर क्रांति क्या है तो आप लिखिए 7 नवंबर 1917 ईस्वी को लेनिन के नेतृत्व में, आप समझा दिए ना, बोल्शेविकों ने बुर्जुआ वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंका और सर्वहारा वर्ग की शासन की स्थापना की, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कहा गया है क्रांति से पूर्व, मतलब क्रांति के पहले, पूर्व मतलब क्या जानते हो ना, पहले होता है, रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो भाई और हम बात करें क्रांति से पहले, रूसी किसानों की जो स्थिति थी ना, अत्यंत दयनीय थी। क्या दयनीय थी भैया, आप हमें ना जो लिखे हैं वहाँ से। तो हम लोग प्रश्न 5 तक कर चुके हैं और अब करने वाला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है?
प्रश्न नंबर 6 है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। ये जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो रूसी किसानों की जो स्थिति थी क्रांति से पूर्व बहुत दयनीय थी, क्योंकि जो उनके खेत है ना बहुत छोटे छोटे भागों में बट गए थे। आप कहिएगा भैया आप हमें ऐसे बताइए ताकि जो हम एग्जाम में लिखे तो नंबर मिल जाए, ठीक है। चलिए वैसे ही बता रहे हैं क्या लिखे हैं। कहा गया है क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कैसी थी? अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि उनके खेत बहुत छोटे छोटे भागों में बट चुके थे। क्या जी? छोटे छोटे भागों में बट चुके थे तथा उन पर पुराने ढंग से खेती कराया जाता था। ठीक है। उनके पास पूंजी कमी थी। किनके पास? किसानों के पास पहले पूंजी भी नहीं हो पाती थी। वो हमेशा करों के बोझ से दबे हुए थे। क्लियर? इतना और आप यहाँ में लिख देते हैं तो आपका जो 2 नंबर है वो अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद रूसी क्रांति के 2 कारण कौन कीजिए। रूसी क्रांति के 2 कारण कौन कौन है? तो रूसी क्रांति के 2 कारण निम्न है। कौन कौन? पहला सामाजिक विषमता, दूसरा जार की निरंकुशता। भैया सुने चल रहा है ऑफलाइन क्लास, ठीक है। सामाजिक विषमता क्या होती है? समाज में जो लोगों के प्रेम की भावना है वह क्या बदल जाता है। भैया विषमता मतलब क्या होता है ये पहले बताइए। विषमता मतलब होता है कि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें आप पहले पसंद करते हैं आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, वह होता है। लेकिन समूह मतलब सामाजिक मतलब समूह। रूसी जो समाज था वो 2 हिस्सों में विभाजित था। एक में सुखी संपन्न के लोग रहते थे और दूसरे में सुखी संपन्न के लोग नहीं रहते थे। दूसरे श्रेणी में गरीब उत्पीड़ित रहते थे। जैसे बात करें हम, रूसी समाज 2 हिस्सों में विभाजित थी। एक श्रेणी में संपन्न समर्थ और सम्मानित वर्ग के लोग रहते थे तथा दूसरे श्रेणी में उत्पीड़ित शोषित भूमिहीन किसान। भूमिहीन मतलब क्या होता है? जिनके पास भूमि ना हो। समझ गए? हाँ भाई समझ गए। चलिए किसान और दास इस कारण से सामाजिक जीवन में असंतोष और आक्रोश और उथल पुथल से भर गया था। जो लोग थे तो कहे ये ठीक नहीं है, हमको सबको एक बराबर होनी चाहिए। समझ गए ना। तो उसके बाद जार की निरंकुशता। जार की निरंकुशता क्या थी? यूरोप की राजनीतिक जो संरचना थी वह 19वीं शताब्दी के बारे में हम बात कर दे 19वीं शताब्दी के बारे में बात कर दे तो जो राजा था ना उनको जो शक्ति थी कम कर दी गई थी। लेकिन रूस में जो जार थे, जो सम्राट थे, ये अपने शक्ति को कम करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए लोगों ने अपने प्रति इनको क्या निराशाजनक बातें कही। क्या कही? जार निरंकुशता। यूरोप की राजनीतिक संरचना 19वीं सदी के मध्य काफी बदल चुकी थी। क्या? जो राजा का अधिकार था ना वो काफी कम कर दी गई थी, ठीक ना। इसके बाद हाँ राजाओं की शक्ति कम कर दी गई थी, परंतु रूस का जार अभी तक राजा की देवी का अधिकार में विश्वास करता था। वह अपनी शक्ति को कम करने को तैयार नहीं था, जिसके कारण लोगों ने अपनी निराशाजनक बातें उनसे कही। तो इस प्रकार से रूसी क्रांति हुई। उसके बाद है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो रॉलेट एक्ट आप ये समझिए, यह रॉलेट एक्ट सब क्या समझते हैं? पहले सब ये लिखेंगे कि रॉलेट एक्ट से हम यही समझते हैं कि इनमें एक ऐसे अधिकार प्राप्त हो गया था ना जिनमें भारतीय व्यक्तियों को ना बिना मुकदमा किए, बिना कोई गलती किए उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। यही कारण था, ठीक ना। चलिएगा कहाँ लिखे हैं भैया आप? देखिए रॉलेट एक्ट से हम यही समझते हैं कि अंग्रेजी सरकार को ऐसे अधिकार प्राप्त हो गए थे कि वह कोई भी भारतीय व्यक्ति पर अदालत में बिना मुकदमा किए, बिना बात किए उस पर भारतीयों को जेल में बंद कर दिए करते थे। तो इस प्रकार से आप लोगों का प्रश्न आज समाप्त होता है, ठीक है। और आप लोगों का प्रश्न 100 तक कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9, ठीक है। चलो तो मैं निकल। तो चलिए
तो हम लोग प्रश्न 8 तक कर चुके थे और प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है भैया? देखिए, मेरे कहने का अर्थ है कि आप जब SST पढ़ रहे हैं या अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, अभी इतिहास सवाल हम हल करा रहे हैं, तो जितने से भी सवाल हम हल करा रहे हैं ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। और हमें विश्वास है मेरे प्यारे भाई बहनों पर कि आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, सवाल क्या है? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? बताइए, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो क्यों हुआ, किस बात को लेकर हुआ, ये हमें जानने की जिज्ञासा कीजिए। क्या होता ना, प्रथम विश्व युद्ध ना तुर्की की हार हुई थी। क्या होती? तुर्की की हार हुई थी। जो इनके सुल्तान थे उनको ना अपने शेष प्रदेशों में भी क्या जो भी नियम लागू करना था उसको अनुमति नहीं मिलती थी। भैया आप ऐसे बात मत कीजिए, आप ये बताइए कि जब हम एग्जाम में लिखे नंबर मिल जाए। चलिए भाई, हम आपको यही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्या लिख सकते हैं? हाँ, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ पर समझिए। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद उसके सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। भैया वंचित मतलब होता क्या, आप ये समझाइए। वंचित मतलब होता है माना कर देना। क्या होता है? माना कर देना, ठीक है, समझ गए। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद उनके सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में सत्ता से, ठीक ना, प्रयोग से वंचित कर दिया गया और यह व्यवहार भारतीय मुसलमानों को पसंद नहीं आया। वही बात लेके हैं, भारत के मुसलमानों को यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया, ठीक है। अतः भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू की। और आप ऐसे लिख लेते हैं तो आपका नंबर मिल जाएगा। कितना? 2 नंबर। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ फिर समझ जाइए कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद उनके सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में सत्ता से वंचित कर दिया गया और यह दुर्व्यवहार भारतीय मुसलमानों को पसंद नहीं आया, इसलिए भारतीय मुसलमान ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिए। क्लियर? चलिए भैया, इसके बाद दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? ये दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार के सवाल बन जाते हैं आपके एग्जाम में? तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम आपको पूरे विस्तार से, पूरे आसान विधि से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम लोग इस बात को लेकर। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। क्या जी? नमक कानून को तोड़ना। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल सन 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और अपनी जो उल्लंघन किए थे उनके लिए आप जेल भी गए, ठीक ना। पहले आप ये समझिए ना, आप अपने भाषा में क्यों बोल रहे हैं? आप हमें जो लिखना है वो बताइए। तो ठीक है भाई, हम आपको वही बता रहे हैं, ठीक है। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। महात्मा गांधी दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। इसके बाद देश भर में नमक बनाने जाने लगा और लोग अपनी गिरफ्तारी देते रहे। तो इस प्रकार से दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था, नमक कानून को तोड़ना। इस प्रकार से दांडी यात्रा क्या हुआ? सफल हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो दिख रहा है, क्या हो रहा था ना, वीडियो कट जा रही थी और मोबाइल भर गया ना, इस कारण से तो हाँ, फिर काटना पड़ रहा, फिर से बताना पड़ रहा है, फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो आप इस बात को आप अपना ही समझिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम कोई स्पेशल हैं, हम बिल्कुल स्पेशल नहीं है, हम आपके ही बीच में गए हैं, ठीक है। आपका एक प्यारा भैया बीरू भैया, ठीक है। लव यू सो मच मेरे प्यारे भाई। चलिए समझते हैं इस बात को। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? ठीक है ना, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सफलता के बाद, ठीक ना, गांधी जी ना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग ले लिए। कब? 5 मार्च 1931 ईस्वी। तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो बातें कही गई थी ना, तो उसे ना दिल्ली समझौते या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि
ए भाई, ओए तू ज्यादा गोर हो गल बड़ो, तोहरे कहो तनी चुप ना रह सकलो। भैया पढ़ना ना तुम खास कर हमें पढ़ी समझ में लो। जब अपने लड़का बहुत भैया हमारे पढ़ाओ, लड़का मत पढ़ाओ। अरे पकड़ लस बुढ़ा जाता नहीं तो देखो वीडियो का। चलिए मेरी बातों का आप दुख मत मानिएगा, बस समझिए ना। उसे ही ना दिल्ली समझौता या गांधी रोड पैक्ट नाम से जाना जाता है। भैया आप हटिए, हमको लिखने दीजिए। बिल्कुल भाई, हम हट जा रहे हैं। आपके आगे हम झुक जाएगा भैया, नमस्ते। आप लिखिए, लेते क्या करना है। गांधी रोड पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में के पहले पूर्व मतलब क्या होता है पहले सबने अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो राजनीतिक बातें हुई थी, जो राजनीतिक समझौता हुई थी, उसे ही गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए भैया। तो चंपारण सत्याग्रह क्या है? तो भैया आप मत बताइए, आप हटिए। क्यों? हम ठीक नहीं है? नहीं आप हटिए, आपकी बात को नहीं सुनना है, हमको लिखना है। ठीक है भाई, लिख लो भाई, तुम्हारा ही राज है। चंपारण सत्याग्रह अंग्रेजों और चंपारण, ठीक ना, अंग्रेजों और चंपारण किसानों के बीच एक करार के अनुसार किसानों को खेती के लिए 1 मिनट। करार मतलब क्या होता है ये पहले समझिए। करार मतलब होता है तय, किसी बात को लेकर तय करना। ठीक है, समझ गए? करार मतलब क्या होता है भैया? तो करार मतलब होता है तय करना किसी बात को लेकर। वही बात कहा गया है अंग्रेजों और चंपारण के किसानों के बीच एक करार के अनुसार किसानों को खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। भाई 3/20 भाग का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो मान लीजिए हमारे पास 20 रुपया है, ठीक है, हम आपको 3 रुपये दिए और 17 रुपये हम अपने पास रखे, तो ये हुआ। तो नील खेती हो रही थी, मजदूर लोग जो किसान लोग थे वो बहुत मेहनत से नील खेती करते थे, तो उनके 3 हिस्सा ही मिल रहे थे। बाकी जो 17 हिस्सा थे वो अंग्रेज अपने तरफ रख लेते थे। और नील खेती से क्या होता था? तो नील खेती ये होता ना कि एक बार खेती कर दी जाए तो उसके बाद उपजाऊ नहीं हो रही थी। 10 या 15 साल तक कोई भी फसल नहीं उपजाऊ हो पाएगी उस समय। इसलिए किसान लोग नील खेती करना नहीं चाहते थे। और पहले ना हमारे देश में बहुत पेड़ पौधे थे, काटना छटना सब, मतलब पेड़ काट कर उसे खेत बनाया जा रहा था। अब बताओ कितना प्रॉब्लम होगा, कितनी परेशानी होगी उसके बीच में। ठीक है भैया, आप इतना बोल देते हो, इतना ही लिखना ही है, आप इतना क्यों समझाते हो? अरे हम समझाने का अर्थ यह होता है कि अगर हम आपको समझाते हैं ना, आप अपने मन से लिखिए, आप हमारे मन से मत लिखिए। ठीक है, तो चलिए वही कहा गया है अंग्रेजों और चंपारण के किसानों के बीच एक करार के अनुसार किसानों को खेत के 3/20 भाग पर नील खेती करनी होती थी, पर किसान इसे करना नहीं चाहते थे। तो गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को रुकवा दिए। यह सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग प्रश्न और वार्ता कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद प्रश्न 13 कंप्लीट करने वाले हैं, 13 से। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिल लेंगे।